हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और उसमें पूछा था आप लोगों से कि टॉपिक आप दीजिए, वीडियो हम बनाएंगे। तो उसमें एक टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट्स किया था, लेकिन उसमें एक टॉपिक मुझे पसंद आया जिसमें था साइंस का एक टॉपिक पादप उत्तक। तो आज मैं इस वीडियो में पादप उत्तक लेकर आया हूँ। पादप उत्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं वही चीज़ इसमें आपको कवर कराया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तक क्या होता है। उत्तक आप सभी को पता है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, और ठीक उसी तरह से पादप में भी हम वही कहेंगे कि विशिष्ट कार्य करने वाली जो कोशिकाओं के समूह होती हैं उसे हम लोग पादप उत्तक कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, जैसे कि पढ़ सकते हैं कि पादप उत्तक प्रणाली को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया जो पौधे के सभी अंगों को जोड़ती है। डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें ये बताने के लिए मैंने रखा। अब यहाँ पे आता है कि पादप उत्तक के प्रकार कितने हैं। पादप उत्तक को फिलहाल दो प्रकार से हम देख सकते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से। तो एक कहेंगे मेरिस्टेमेटिक उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। ये दो चीज़ सबसे पहले आपको समझिए। मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है, इससे रिलेटेड पेपर में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता है अब तक, जहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ है। जहाँ आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका अस्थायी उत्तक से। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं इससे बेटर तरीके से मैंने नोट्स प्रोवाइड करा है। उस नोट्स में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ लिखा है, एक्सप्लेन करके। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स के साथ मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हैं वो जाकर के नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट कर देता हूँ कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए इन कोशिकाओं की, यानी विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। यानी हम यहाँ पे ये समझेंगे, मेरिस्टेमेटिक उत्तक में विभाजन करने की क्षमता होती है और स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए इनका विभाजन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है वो तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक खुद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तीनों याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस प्रकार याद रखिए। मेरिस्टेमेटिक उत्तक के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हमारा जो सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो है अस्थायी उत्तक के बाद। तो अस्थायी उत्तक को यहाँ पे देखिए दो भागों में देखते हैं। एक तो सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। यानी सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं यही दो चीज़ों से बनते हैं, और इसमें दो, यानी जो सरल अस्थायी उत्तक है इसके तीन भाग होते हैं, और जो जटिल अस्थायी उत्तक है इसके दो भाग होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे एक अच्छा चीज़ ये याद रखिए, जितने भी हम लोग अभी उत्तक देख रहे हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक, स्थायी उत्तक ही पौधों का मुख्य भाग होता है, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने को मिलता है। सारी जो पौधे की घटनाएं होती है वो हमें इसी उत्तक में देखने को मिलता है, स्थायी उत्तक में। तो देखिए, सरल अस्थायी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो पेरेन्काइमा होता है, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्लोएम जाइलम तो आप सभी को पता ही है, लेकिन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेरेन्काइमा के क्या क्या कार्य हैं, क्या एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रखा है। सबसे पहला चीज़ ध्यान रहेगा, जो पेरेन्काइमा होता है वो एक प्रकार का सजीव उत्तक होता है। ठीक है, सजीव उत्तक होता है। लेकिन कोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेन्काइमा आप देख रहे हैं ये दोनों मृत कोशिकाओं का बना होता है। सबसे पहला ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में यही आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सजीव उत्तक वाली कोशिका है या फिर सजीव कोशिका वाले उत्तक है। तो ध्यान में रखेंगे, पेरेन्काइमा ही सिर्फ सजीव होता है, मैंने वहाँ पे लिख भी रखा है। बाकी दोनों में देखिए मृत कोशिका, और ये भी आपका मृत कोशिका। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। तो इसमें क्या क्या इसके बारे में जानना है कि कोमल भागों में ये देखने को मिलता है। यानी पेरेन्काइमा जो होता है वो कोमल भागों में, जैसे कि
कोमल भागों का मतलब पौधों की जड़ों में देखने को मिलेगा, जड़ में हो गया, तना में, फूल में और पत्तियों में देखने को मिलता है। पौधों को सहारा प्रदान करता है कौन? तो पेरेनकाइमा ही पौधों को सहारा प्रदान करता है। पेरेनकाइमा, पेरेन मतलब पेरेंट्स से याद रखेंगे, पेरेंट्स क्या करते हैं? हमें सपोर्ट करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, पेरेंट्स, ठीक है, सहारा प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पौधों के कोमल भागों में यानी पत्तियों में भी होता है, और पत्ती में होगा तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? पत्तियों में तो होता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है। पौधों को पानी में तैरने में भी मदद करता है पेरेनकाइमा, ठीक है, पौधों को पानी में तैरने में मदद करता है पेरेनकाइमा, और भोजन भंडारण में भी मदद करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको पेरेनकाइमा से याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। पेरेनकाइमा एक प्रकार का सजीव ऊतक होता है। ये पौधों के कोमल भागों में जैसे जड़ हो गया, तना, फूल और पत्तियों में देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, पौधों को सहारा प्रदान करता है, पानी पर तैरने में मदद करता है, और साथ ही साथ भोजन भंडारण में मदद करता है। अब दूसरा बात आता है, हमारा सेकेंड पॉइंट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक प्रकार का मृत कोशिकाओं का बना होता है। पौधे के कठोर एवं सशक्त बनाने में ये मदद करता है, पौधों को कठोर और सख्त बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ स्थायित्व एवं लचीलापन प्रदान करता है, स्थायित्व और लचीलापन प्रदान करता है, और पौधों को आसानी से मोड़ने की अनुमति, यानी पौधे को हम देखते हैं कि कहीं थोड़ा सा उसको मोड़ने की कोशिश करते तो वो आसानी से मुड़ जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण ही होता है, उनको मोड़ने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे इसके बारे में 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि ये कठोर और सख्त बनाता है, स्थायित्व और लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा, आसानी से मुड़ने की अनुमति देता है पौधों को कोलेनकाइमा। तो ये 3 चीज़, और ये एक मृत कोशिकाओं का बना होता है, यानी इसमें भी जो चीज़ आपको जाननी चाहिए थी वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके बाद आता है इसका एक और जो सरल कोशिका, सरल स्थायी ऊतक का एक और भाग होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये भी आपका मृत कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, मृत कोशिकाओं का। मजबूती और सहारा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, मजबूती और सहारा प्रदान करता है। और जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया था एग्जाम्स में, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि नारियल का जो भूसा होता है, नारियल का भूसा वो किसका बना होता है, मतलब किस ऊतक का बना होता है? तो ये आपका स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराए हुए हैं, जो लोग जुड़े हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो 3 चीज़ हो गया, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों हमने बात कर लिया। अब इसके बाद आता है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक के 2 भाग होते हैं, एक तो आपका जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पे ये समझना है कि फ्लोएम का क्या कार्य है, जाइलम का क्या कार्य है। सभी को पता है जाइलम हमने जल से देखा है, जल और खनिज को वो ऊपर पहुँचाते हैं, यानी पौधों को पौधों के विभिन्न भागों को पहुँचाते हैं। लेकिन फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जाइलम पानी और खनिज के संचालन में मदद करता है। पौधों के विभिन्न भागों में पानी और खनिज के संचालन का, यानी जल और खनिज के संचालन में मदद करता है, और यह केवल एक ही दिशा में जो कि मतलब संचालन करता है। यानी एक ही दिशा का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लंबवत दिशा में, कह सकते हैं लंबवत दिशा में ही ये कार्य करता है, यानी ऊपर से नीचे नहीं ला सकता, सिर्फ नीचे से ऊपर ही ले जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी लंबवत दिशा में ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जबकि फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं, इसका अपोजिट होता है। फ्लोएम क्या करता है कि दोनों दिशाओं में ये काम करता है, दोनों दिशाओं में संचालन करता है, यानी जो भी भोजन होते हैं इसका संचालन ये दोनों दिशाओं में करता है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों दिशाओं में लगा रखा है, ठीक है, दोनों दिशाओं में। पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। यानी हम यहाँ पे देखेंगे जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत दिशा में पानी और खनिज यानी जल और खनिज का संचालन करते हैं, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो दोनों दिशाओं में संचालन करते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में, पत्तियों से यानी जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको क्या करता है कि पौधे के अन्य भागों में भोजन पहुँचाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। फ्लोएम जो एक प्रकार का जीवित ऊतक है, जीवित ऊतक है। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम्स पे, ध्यान देगा, पूछा जाता है कि चलनी नलिकाएं किसका भाग होता है? चलनी नलिकाएं, कहीं कहीं चलनी लिखता है, कहीं कहीं छलनी लिखता है, ठीक है।
तो चलनी नलिका है किसका भाग होता है, फ्लोएम का भाग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके 4 भाग होते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलनी नलिका लिखा है, और भी इसके 2-3 भाग होते हैं जो कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा। चलनी नलिका किसका भाग होता है, तो फ्लोएम का भाग होता है। जल के संचालन में कौन कार्य करता है, तो जल से जाइलम याद रखिए, जल और खनिज का संचालन जाइलम करता है, जबकि भोजन का संचालन यानी पत्तियों के द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसको अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, वो फ्लोएम का कार्य होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। और ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ नीचे इसका नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे वो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।